नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। माने जो लोग लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से बिल्कुल नए जुड़ रहे हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए मान लें कि ये इंश्योरेंस की एबीसी है जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस है क्या। बेसिकली जो कंसेप्ट है लाइफ इंश्योरेंस का वो है रिस्क को डिवाइड करना। इसे एक सरल उदाहरण से समझें। मैं बहुत सबसे आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए कि एक गांव है जिसमें 100 मकान हैं और उस गांव में नॉर्मली भूकंप आते हैं, प्राकृतिक आपदा आती है और सामान्यतः उन 100 मकानों में से एक मकान हर साल ढह जाता है कोई भी कारण से, और एक मकान को बनाने की कीमत जो है वो 2 लाख रुपया है। और गांव के लोग इतने संपन्न नहीं है कि 2 लाख रुपए का नुकसान यदि किसी व्यक्ति को झेलना पड़े तो वो बहुत आसानी से उसको निभा पाए, उतना पैसा अपनी जेब से अलग से निकाल पाए। तो एक तो तरीका ये है कि जिसका मकान गिर गया वो आदमी तबाह हो गया, क्योंकि दोबारा मकान नहीं बना सकता है, वो सड़क पर आ गया। तो गांव के लोगों ने एक बेहतर तरीका निकाला कि 100 लोग हैं, हर साल 2 लाख रुपए की क्षति होती है, तो सब ने 2-2 हज़ार रुपया इकट्ठा किया, एक फंड बनाया, किसी जगह पर रखा गया कि हर व्यक्ति 2 हज़ार रुपया दे। 100 लोगों ने दिया, 2 लाख रुपये इकट्ठा हुआ और साल में जिसके भी मकान में क्षति हुई, जिसका मकान ढह गया, जो कि पहले से नहीं मालूम है कि किसका ढहेगा, अगर पहले से मालूम हो तो बाकी लोग पैसा नहीं देंगे, लेकिन अनिश्चितता है इसलिए 100 लोगों ने पैसा दिया। जिसका मकान गिर गया उसको वो पैसा दिया, उसने मकान बनाया, तो हर व्यक्ति के हिस्से 2 हज़ार रुपये आया, लेकिन मन के अंदर शांति भी रही कि यदि मेरा मकान गिर गया तो मकान बनाने के लिए अलग से जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा, वही 2 हज़ार रुपया जो है वो मेरी इस मूलभूत ज़रूरत को पूरा कर सकता है। तो रिस्क कम नहीं हुआ, रिस्क खत्म नहीं हुआ, मकान जो ढहना था वो ढहेगा, उसे नहीं रोका जा सकता है, लेकिन जो नुकसान की भरपाई है वो लोग मिलकर साझे तरीके से करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति एक नुकसान की घटना होने से बर्बाद नहीं होगा, उसका जो जीवन का जो लक्ष्य है वो तहस नहस नहीं होगा। ये है इंश्योरेंस का कंसेप्ट। कोई भी चीज़ हो, हम कार का बीमा कराएं, फैक्ट्री का बीमा कराएं, व्यक्ति का बीमा कराएं, तो जो भी बीमा कंपनी है वो हज़ारों लाखों या करोड़ों लोगों से पैसा इकट्ठा करती है, और ये माना जाता है कि उन्हीं जिन लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाएगा वे लगभग एक जितना रिस्क रखने वाले लोग होंगे। आप उदाहरण समझें कि जो 100 मकान है उनमें से यदि किसी व्यक्ति का मकान बहुत जर्जर है, हल्का सा भूकंप आने से ही जिसके गिरने की आशंका है, तो बाकी लोग अपेक्षा करेंगे कि ये व्यक्ति 2 हज़ार रुपये की बजाय ज़्यादा प्रीमियम दे, ज़्यादा किस्त दे, क्योंकि इसका मकान गिरने की संभावना, आशंका ज़्यादा है। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो जो 2 लाख रुपये इकट्ठा हुआ है उसका क्लेम इसी को मिलेगा। तो जिसको जिसको नुकसान होने की जितनी ज़्यादा आशंका है उससे उतना ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। माने एक ही पॉलिसी में एक ही तरीके के लोग अगर हों जिनके लाइफ को रिस्क लगभग बराबर हो, तभी वो इंश्योरेंस प्लान किसी भी तरीके का हो वो बेहतर बन सकता है। अन्यथा मानकर चलें कि यदि फैक्ट्री का इंश्योरेंस करना है तो एक फैक्ट्री ऐसी है जिसमें लोहे का सामान बनता है, दूसरी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें पटाखे बनते हैं, तो दोनों की किस्त बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। तो उस हिसाब से उसको जो भुगतान करना होगा, जो किस्त देनी होगी, जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, वो भी ज़्यादा ही रहेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है? माने ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया फैक्ट्री का या दूसरे प्रोडक्ट का, मकान का, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो उसकी ज़रूरत क्यों है, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। पहली चीज़ है कि डाइंग टू अर्ली। देखिए, हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि वो उस समय तक अपने बच्चों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। माने माँ बाप अपने बच्चों को इमोशनली तो हर समय सपोर्ट करते हैं, भावनात्मक संबंध, भावनात्मक जो सपोर्ट है वो हर समय रहती है, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट करना तब तक बहुत ज़रूरी है जब तक बच्चे युवा होकर अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, कमाने लायक न हो जाएं, पढ़ लिख कर नौकरी, बिजनेस, व्यापार जो भी करना है वो करके कमाने लायक ना हो जाए।
यदि किसी व्यक्ति को उतनी उम्र ना मिले कि वो अपने बच्चों को अपने सामने अपनी आमदनी से अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ देख पाए, प्रकृति उसे उस परिवार से छीन ले, तो इसे हम कहेंगे असमय मृत्यु, डाइंग टू अर्ली। माने जिस मुकाम तक पहुंचकर अपने बच्चों को सपोर्ट करना था, वहां तक सपोर्ट करने से पहले यदि वो चल बसे, तो परिवार के जो सपने हैं वो एकदम से धराशायी ना हो जाए। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत है कि व्यक्ति एक पॉलिसी खरीदे, उसके लिए किस्त दे। यदि उसकी असमय मृत्यु हो गई तो परिवार को इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी कि वो आगे का जो जीवन है वो अच्छे से बिता सकें, यदि पॉलिसी ठीक से समझकर प्लानिंग करके ली गई है तो डाइंग टू अर्ली का जो तोड़ है, जो समाधान है आर्थिक क्षति से बचने के लिए, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। और इसके विपरीत के लिए भी जरूरी है। विपरीत यानी लिविंग टू लॉन्ग। एक आदमी मान लीजिए कि 60-65 साल की उम्र तक नौकरी या व्यापार करता है, उसने हमेशा ऐसा सिद्धांत रखा अपना जीवन का, ऐसी आदतें रखी, पैसा कमाया खर्च किया, कमाया खर्च किया, यानी बचाया कुछ नहीं भविष्य के लिए। और उसने 60-62-65 साल की उम्र में जाके काम करना बंद कर दिया। प्रकृति का नियम है, एक समय सीमा के बाद तो फिर आदमी बहुत सक्रिय नहीं रह सकता है। तो और उसके बाद वो काम करना जब छोड़ दे, बंद करे उम्र के तकाजे के कारण, और उसके बाद अगर वो 25-30 साल की आयु उसकी ओर हो, तो वो बुढ़ापा कैसे निकलेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग करने की आवश्यकता है, जो लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से की जा सकती है। पूरे देश में 1% से भी कम लोग होंगे जिन्हें अपनी नौकरी, की गई नौकरी के कारण पेंशन मिलती है। ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलती है, व्यापारी लोगों को नहीं मिलती है, फैक्ट्री इंडस्ट्रियलिस्ट एक्टर्स जो भी लोग हैं उन्हें पेंशन का प्रावधान नहीं रहता है। तो डाइंग टू अर्ली इसके लिए इंश्योरेंस चाहिए, एंड लिविंग टू लॉन्ग इसके लिए भी इंश्योरेंस चाहिए। एक फैक्टर जो ध्यान में रखने का है वो है इंश्योरेबिलिटी, बीमा योग्य होना। मैं कोई भी सामान खरीदना चाहता हूँ जो बाज़ार में उपलब्ध है और मेरी जेब में पैसा है, तो मैं जब चाहूँ जाकर खरीद सकता हूँ। उसमें मोबाइल है, घड़ी है, पेन है, कंप्यूटर है, कार है, मकान है, बंगला है, कुछ भी खरीद सकता हूँ। फॉरेन का ट्रैवल है, अगर मेरी जेब में पैसा है तो मैं जब चाहूँ जाकर खरीद सकता हूँ। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पैसा होने से नहीं खरीदी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जब मैं चाहूँ खरीद पाऊँ। यदि ऐसा होता तो जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जितने गंभीर रोग के कारण लोग आईसीयू में हैं, वे सब आज बीमा खरीदना चाहेंगे, लेकिन उन्हें मिलेगा नहीं क्योंकि वे बीमा योग्य नहीं है। तो अगर सीधी सरल भाषा में समझें तो लाइफ इंश्योरेंस वो चीज़ है जो तभी खरीदनी है जब उसकी आवश्यकता नहीं है, यानी व्यक्ति स्वस्थ है, खरीद सकता हो और उसे मिल सकता हो। तो इंश्योरेबिलिटी फैक्टर का मतलब ये है बीमा योग्य होना। तो ये यदि नहीं है कोई व्यक्ति तो फिर उसे पॉलिसी नहीं मिल सकती है, भले ही वो कितनी किस्त देने के लिए तैयार हो। इसी से संबंधित जो दूसरा मुद्दा है वो ये कि क्योंकि अपनी इच्छा के हिसाब से इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, इसलिए हमें क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि वो लंबे से लंबे समय की पॉलिसी खरीदे। क्यों खरीदे, मैं आपको कारण बताता हूँ। यदि किसी व्यक्ति की उम्र आज 30 साल है, उसने 15 साल के लिए पॉलिसी खरीदी और 15 साल के बाद पॉलिसी मैच्योर हो गई, 45 की उम्र में पैसा मिल गया, अब वो उस पॉलिसी को रिप्लेस करने के लिए नई पॉलिसी खरीदने के लिए जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे बीमा मिल पाए। उस 45 की उम्र में हो सकता है वो स्वस्थ हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक सामान्य व्यक्ति से कम स्वस्थ हो, माने बीपी, शुगर, थायराइड, इधर उधर की चीज़ें, सर्जरी, बहुत ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण कोई बीमा कंपनी उसे पॉलिसी देने के लिए तैयार ना हो। इसलिए व्यक्ति जब भी बीमा खरीदता है, यदि उसने लंबे समय की पॉलिसी ले ली है तो उस अवधि के दौरान कुछ भी होता रहे तो उसे दोबारा मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा और किसी तरीके की जांच नहीं करवानी पड़ेगी। तो अगर अच्छी लंबी अवधि के लिए कोई आदमी बीमा खरीदता है तो ये उसके अपने हित में रहता है। एज कैलकुलेशन, देखिए जब आदमी की पॉलिसी बनाई जाती है तो उसकी जो किस्त तय होती है वो, उसमें एक बड़ा कारण ये होता है कि बड़ा फैक्टर कि किस्त कम होगी या ज़्यादा होगी, उसमें एक बड़ा फैक्टर होता है कि व्यक्ति की उम्र कितनी है, आयु कितनी है, उसी के हिसाब से किस्त तय होती है। एक पॉलिसी जो मान लीजिए कि 20 साल की है और उसका 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, यदि 25 साल का व्यक्ति खरीदेगा तो किस्त कम होगी, 35 साल वाले की उससे बहुत ज़्यादा होगी, 45 वाले की और ज़्यादा, 55 वाले की और ज़्यादा। तो ये
उम्र के हर पड़ाव पर जो किस्त है वो बढ़ती रहती है। तो एज जो कैलकुलेट करते हैं वो दो तरीके से की जाती है। LIC में जो एज का कैलकुलेशन होता है वो नियरर बर्थडे होता है, यानी यदि किसी व्यक्ति की उम्र 36 साल 3 महीने है तो 36 साल की उम्र मान ली जाएगी और उसके हिसाब से किस्त तय होगी। और अगर वो 36 साल 8 महीने का है तो नियरर बर्थडे बाद वाला है, तो वो 36 की बजाय 37 साल की उम्र का माना जाएगा और उसे प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनीज़ में, लगभग सब प्राइवेट कंपनीज़ में जो प्रीमियम तय होता है उसके लिए जो उम्र कैलकुलेट करते हैं वो लास्ट बर्थडे के हिसाब से करते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति की उम्र 36 साल 11 महीने है तो भी उसे 36 साल का ही माना जाएगा। नियरर बर्थडे का कंसेप्ट नहीं है, लास्ट बर्थडे का कंसेप्ट रहता है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपके जानने योग्य है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको जाने बिना हम इंश्योरेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं, किसी भी तरह की पॉलिसी बेचना चाहते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो सबको जानने योग्य रहती है। मैं कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में जो बहुत बेसिक कंसेप्ट है या किसी भी इंश्योरेंस में, वो ये है कि इंश्योरेंस प्रॉफिट पर्पज़ के लिए नहीं होता है। इट इज़ नेवर मेंट टू बी फॉर प्रॉफिट पर्पज़। इसका क्या अर्थ हुआ? मैं सरलतम शब्दों में इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार है जिसकी कीमत 5 लाख रुपया है। उसका जब इंश्योरेंस ड्यू हुआ तो एजेंट आके आपको बोलता है जी आपको 12,000 रुपया देना पड़ेगा और 1 साल के लिए इस कार का बीमा हो जाएगा, और अगर कार चोरी हो गई, डैमेज हो गई, तो कंपनी आपको 5 लाख रुपये देगी, क्योंकि कार 5 लाख की है। और आप उसे बोलें कि तुम एक काम करो, 24,000 रुपया ले जाओ और इस कार का 10 लाख रुपये का बीमा कर दो। आपको क्या लगता है, बीमा कंपनी ऐसा करेगी कि आप किस्त डबल देने को तैयार हैं तो वो कार का 5 की बजाय 10 लाख का बीमा कर दे? सोच कर देखिए, नहीं होगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि कार की कीमत 5 लाख नहीं से ज़्यादा नहीं है तो उससे ज़्यादा का बीमा नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर 5 लाख की कार का 10 लाख का बीमा कर दिया गया और कार चोरी हो गई तो जो क्लेम आएगा उससे मालिक को 5 लाख का प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इंश्योरेंस का पर्पज़ नहीं है। इसलिए बीमा जो है वो 5 लाख से ज़्यादा का नहीं होगा। उसका एक बेसिक रीज़न ये है कि अगर 5 लाख की कार का बीमा 10 लाख रुपए के लिए कर दिया जाए तो मालिक खुद उसे डैमेज कर देगा, खुद उसमें आग लगा देगा, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति में उसे बेनिफिट होने वाला है 5 लाख का। इसलिए कोई भी बीमा कंपनी जो बेसिक वैल्यू है प्रोडक्ट की, फैक्ट्री की, कार की, जो भी चीज़ का बीमा करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा का बीमा नहीं करेगी। आप ज़्यादा किस्त देने को तैयार हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये तो हुई सामान की बात, आइटम की बात, एसेट की बात। आदमी की वैल्यू कैसे तय की जाए? ये तो नहीं कह सकते हैं कि आदमी कितने रुपए का है, जैसा हम सामान के लिए कह सकते हैं। तो आदमी के लिए कंसेप्ट होता है इनकम रिप्लेसमेंट का। यानी ये सोचा जाता है कि यदि इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो परिवार को कितना आर्थिक नुकसान होगा। दो तरीके के नुकसान होते हैं, एक इमोशनल लॉस, उसे कोई नहीं पूरा कर सकता है, और दूसरा है फाइनेंशियल लॉस, जिसे बीमा कंपनी बीमा पॉलिसी के क्लेम के माध्यम से पूरा कर सकती है। तो इनकम रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट है, यदि मैं साल में 10 लाख रुपया कमाता हूँ और मैं चाहूँ कि मेरा 10 करोड़ का बीमा हो जाए तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस व्यक्ति का बीमा है यदि वो ना रहे तो 10 करोड़ की क्षति नहीं होगी परिवार को। 10 लाख रुपए सालाना के लिए कम अमाउंट का इंश्योरेंस होना चाहिए। तो इंश्योरेंस में ये मानकर चलें कि प्रॉफिट पर्पज़ नहीं हो सकता है, और लाइफ इंश्योरेंस में इनकम रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट काम करता है। एक और महत्वपूर्ण बात को समझें कि कोई भी व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मैंने आपको फार्म भर के दिया, मैंने आपको किस्त का चेक दिया तो मुझे पॉलिसी तो 100% गारंटी तरीके से मिलनी ही चाहिए। किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है ये, न मेरा, ना आपका, ना आपके ग्राहक का। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि कंसेप्ट ये है कि जो फार्म भरा जाता है बीमा लेने के लिए, वो फार्म भले ही बीमा कंपनी ने बनाया है, लेकिन जो कस्टमर है वो उस फॉर्म को भर के बीमा कंपनी को जब देता है चेक या कैश के साथ,
तो वो प्रपोज करता है, प्रस्ताव करता है कि आप मुझे पॉलिसी दें। कंपनी उसको प्रपोज नहीं कर रही है कि आप बीमा खरीदें। एजेंट भले ही जाके उसको बोलता है कि आप पॉलिसी खरीदें, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग इंश्योरेंस कंपनी प्रपोजल नहीं दे रही है कि आप बीमा खरीदें। वो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी को प्रपोजल देता है, इसीलिए उस फॉर्म को बोला जाता है प्रपोजल फॉर्म। उस पर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो भर के बीमा कंपनी में देता है एजेंट के माध्यम से, और बोलता है जी मैंने आपको ये सब सूचनाएं दी, इसके आधार पर आप मुझे बीमा दें। बीमा कंपनी उससे और इन्फॉर्मेशन मांग सकती है और उसके प्रपोजल को रिजेक्ट भी कर सकती है अगर वो प्रपोजल संतोषजनक ना हो। तो बीमा कंपनी का अधिकार है, क्योंकि वो मान लीजिए 20,000 रुपये लेकर 10 लाख रुपए का क्लेम देने की जब गारंटी देती है, वादा करती है, तो कंपनी अपने आप को संतुष्ट तो करना चाहेगी। इसलिए कोई भी पॉलिसी कंपनी में जाने के बाद रिजेक्ट हो सकती है। मैं क्लेम रिजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रस्ताव को स्वीकार कंपनी करे या ना करे ये कंपनी का अधिकार है। और ये जो प्रोसेस है कि कंपनी में फॉर्म भर के आया और फिर वो उसका जो मूल्यांकन करते हैं कि ये प्रस्ताव स्वीकार करें कि नहीं करें, पॉलिसी इशू करें कि नहीं करें, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडर राइटिंग। यानी कंपनी के पास प्रपोजल गया, प्रस्ताव गया, उन्होंने अंडर राइट किया, फिर देखा कि नहीं ये बीमा हम नहीं ले सकते हैं या ये पॉलिसी इशू कर सकते हैं, जो भी उनका निर्णय है, बट दिस इज कॉल्ड अंडर राइटिंग प्रोसेस। और जो व्यक्ति ये काम करता है कंपनी में उसे बोलते हैं अंडर राइटर। तो अंडर राइटर क्या देखता है कि पॉलिसी इशू करें या नहीं करें। ऐसा तो नहीं है कि अपनी मर्जी से चलो इसको बीमा दे देते हैं इसको नहीं देते, ऐसा नहीं हो सकता। उसके कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। तो दो चीज़ें मूलतः देखी जाती है, एक है फिजिकल कंडीशन कि आदमी स्वस्थ है या नहीं है, एक सामान्य व्यक्ति जितना स्वस्थ है या नहीं है। अगर अस्पताल में जो आदमी दाखिल है, आईसीयू में है, डेथ बेड पर है, वो बीमा लेना चाहे तो कंपनी नहीं देगी, क्योंकि उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। क्लेम आने की आशंका सामान्य आदमी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कंपनी ये देखती है कि इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। पहली बात तो प्रीमियम कहाँ से देगा, और दूसरी बात जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि इसे इतने बीमे की ज़रूरत भी है या नहीं। माने जो व्यक्ति जीते जी इतने रुपए का है, मरने के बाद वो इससे ज़्यादा का नहीं हो सकता है, इसलिए उसे बीमा एक दायरे के अंतर्गत नियम के अनुसार ही दिया जा सकता है। तो किसी भी आदमी को बीमा खरीदने के लिए ज़रूरी है फिजिकल कंडीशन सही हो और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जितना बीमे के लिए अप्लाई किया है उसके अनुकूल होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि एजेंट रिपोर्ट, जो भी बीमा पॉलिसी के लिए अप्लाई किया जाता है, प्रपोजल कस्टमर देता है, एजेंट के माध्यम से ही देता है। हर प्रपोजल में, हर कंपनी में ये नियम रहता है कि एजेंट की रिपोर्ट साथ में लगती है, जिसमें एजेंट बताता है कि हाँ मैं इस व्यक्ति से मिला हूँ, मैंने इसे देखा है, ये स्वस्थ दिखता है, मैं इसके बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं जानता हूँ। तो हर एजेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उस पर साइन करने से पहले चीज़ों को अच्छे तरीके से जांच लें, क्योंकि कल को यदि कोई क्लेम आए और ये प्रमाणित हो जाए कि एजेंट ने अपनी जिम्मेवारी ठीक से नहीं निभाई, अपनी ड्यूटी को ठीक से नहीं किया, उसने गलत स्टेटमेंट दी या गलत स्टेटमेंट पर साइन किया, तो उनकी अपनी एजेंसी को खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि एजेंट की रिपोर्ट का बहुत महत्व होता है। आप इंश्योरेंस एजेंट या एडवाइज़र बन रहे हैं, इसलिए अपने इस अधिकार के महत्व को समझें। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन जितने चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस की है इनको अच्छे से एक बार समझ लें, तो फिर आगे की चीज़ें आपको जानने में सुविधा रहेगी और अपना जो इंश्योरेंस का करियर है उसको बहुत सक्सेसफुल बनाने में आपको मदद मिलेगी। थैंक यू।